दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े महामानव जो बिना चुनाव लड़े 400 सीटें जीत चुके थे, उनकी हालत भारत में आज की तारीख में यह है कि वो एक एक सीट पर संघर्ष कर रहे हैं। 400 सीटें छोड़ दीजिए, 272 का जुगाड़ करने में लाले लग रहे हैं। भारत के पत्रकार पूरे एनडीए गठबंधन को 250 के पार जाता हुआ नहीं दिख रहे हैं। कुछ लोग का कहना है कि इस बार एनडीए 250 का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी, जैसा कि आपने अभी वीडियो देखा। और इस बार मोदी जी प्रधानमंत्री भी नहीं बन पाएंगे। तो क्या सच में इस बार मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, बल्कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? इस वीडियो में हम डिटेल बात करने वाले हैं, बिना चाटुकारिता किए जमीनी स्तर पर सच्चाई क्या है हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जन सुराज के सुप्रसिद्ध नेता प्रशांत किशोर ने बहुत बार कहा है कि कोई कुछ भी कहे, आएगा तो मोदी ही। और अभी उन्होंने एक ट्वीट किया, देश में चुनाव और सामाजिक राजनीतिक विषयों की समझ रखने वाले में एक विश्वसनीय चेहरा योगेंद्र यादव जी ने 2024 लोकसभा इलेक्शन का अपना फाइनल आकलन साझा किया। योगेंद्र यादव जी के मुताबिक बीजेपी को 240 से 260 में सीट मिलने वाला है और वहीं एनडीए को 35 से 45 सीट मिलने वाला है। यानी योगेंद्र यादव जी के अनुसार आएगा तो मोदी ही। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, योगेंद्र यादव मोदी जी के कट्टर विरोधी हैं, यानी बीजेपी के कट्टर विरोधी हैं और वो कांग्रेस के समर्थक हैं। लेकिन जब वो भी ऐसा कहने में मजबूर हो गए हैं कि आएगा तो मोदी ही, तो जरूर इसमें कोई बहुत बड़ी बात है। देखिए, 2019 में जब चुनाव हुआ था तो योगेंद्र यादव जी ने कहा था कि इस बार बीजेपी 200 का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी और उस समय बीजेपी 303 सीट अपने बलबूते लेके आई थी। पर इस बार तो योगेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी 240 से 260 सीट लेके आएगी, यानी इस बार तो बीजेपी इनके अनुसार 350 सीट लेके आने वाली है। अब हम बात करते हैं कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई है कि योगेंद्र यादव जैसे नेता को कहना पड़ रहा है कि आएगा तो मोदी ही। ये अभी छठा चरण का चुनाव समाप्त हुआ है, जिसमें कुल 53 सीटों पर मतदान हुआ है। आपको बता दें, 2019 में इसी 53 सीट में से 47 सीट एनडीए को मिला था, जिसमें अकेले बीजेपी को 40 सीट प्राप्त हुए थे। अब आप ट्रैक रिकॉर्ड से समझिए कि बीजेपी किस प्रकार इन सीटों पर बढ़ती ही गई है। 2009 में बीजेपी यहां पर 7 सीटों पर ही थी और कांग्रेस 22 सीटों पर। लेकिन जब 2014 का चुनाव होता है तो बीजेपी इन 53 सीटों में से 37 सीट प्राप्त करती है, वहीं कांग्रेस 1 सीट पर सिमट जाती है। उसके बाद 2019 में बीजेपी कुल 40 सीट यहां से प्राप्त करती है और कांग्रेस 0 सीट पर आ जाती है। तो आप देख सकते हैं कि इन 53 सीटों में बीजेपी किस प्रकार दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रही है। तो कैसे संभव हो जाएगा कि इस बार बीजेपी यहां से सीट कम लाएगी? सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि इन 53 सीटों में से 47 सीट 2019 में ऐसी थी जहां पर 40% का डिफरेंस था, यानी कि 40% ज्यादा वोटिंग हुआ था बीजेपी यानी एनडीए को। एक और आंकड़ा देखिए, जिसमें 5 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी लगातार 3 टर्म से जीतते आ रही है, वहीं 25 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी लगातार 2 टर्म से जीतते आ रही हैं। यानी एक तरह से देखा जाए तो 25 + 5 यानी 30 सीट तो बीजेपी का सेफ माना जा रहा है। जैसे नहीं एग्जाम में कहा जाता है कि ये क्वेश्चन सेफ है, ये जरूर आएंगे, तो 30 सीट तो बीजेपी का सेफ सीट है। वहीं 8 सीट रिलेटिवली वीक माना जा रहा है और 6 सीट वीक माना जा रहा है। यानी अगर बीजेपी बुरा परफॉर्मेंस भी करती है ना, तो इन 53 सीट में से 30 सीट तो कंफर्म लेके आने वाली है। अब बिहार की ही बात कर लीजिए, बिहार के 40 सीट में से 39 सीट एनडीए को प्राप्त हुआ था, वहीं यूपीए को मात्र 1 सीट प्राप्त हुआ था। बात करते हैं वोटिंग परसेंटेज की, तो एनडीए को 53.25% वोट मिला था, वहीं यूपीए को 30.61% वोट मिला था। यानी जब आप वोट का अंतर देखिएगा ना, तो कुल अंतर लगभग 23% का है और ये 23% बहुत बड़ा नंबर होता है। आपको लगता है कि 23% वोट इधर से उधर हो जाएगा? और अगर ये मान लीजिए होता भी है तब भी बराबरी होगा। तो अगर यूपीए को जीतना है बिहार में, इंडिया को जीतना है बिहार में, तो 23% से ज्यादा वोट लाना पड़ेगा। और 23% कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता, ये बहुत बड़ा संख्या होता है। इसी प्रकार गुजरात का देख लीजिए, गुजरात में एनडीए 26 में 26 सीट प्राप्त करती है, वहीं यूपीए यहाँ पर 0 सीट पर ही सिमट जाती है। अब वोट परसेंट की बात करें तो एनडीए को 62.21% का वोट मिलता है, वहीं यूपीए को 32.11% का वोट मिलता है। यानी यहाँ भी अगर डिफरेंस देखें तो 30% का डिफरेंस है। तो क्या आपको लगता है कि ये 30% वोट इधर से उधर हो सकते हैं? इम्पॉसिबल है। नहीं, कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में भी एनडीए
63% वोटिंग प्राप्त करती है, वहीं कांग्रेस 32% का वोट प्राप्त करती है। यहां पर भी अंतर 31% का है। तो क्या ये 31% इधर से उधर हो पाएगा? इम्पॉसिबल है। इसी प्रकार यूपी में भी एनडीए 52% वोट प्राप्त करती है, वही इंडिया 24% वोट प्राप्त करती है। यहाँ पर भी बहुत बड़ा अंतर है। इसी तरह दिल्ली में भी 7 सीटों पर जब चुनाव होता है तो वहां पर 7 में से 7 सीट बीजेपी जीतती है। वही वोटिंग परसेंट बीजेपी का 56.56% है। वही कांग्रेस 0 सीट जीतती है और उनका वोटिंग परसेंट 22.51% है। वही आम आदमी पार्टी का वोटिंग परसेंट 18.11% है। यानी कि आम आदमी और कांग्रेस मिल भी जाती है तब भी बीजेपी से 17% के वोटिंग परसेंटेज से कम है। यानी 17% भी एक बहुत बड़ा युग नंबर होता है। तो ये साफ साफ बात है, यही सब कारण है जो योगेंद्र यादव को साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसके चलते उनको मजबूरन कहना पड़ रहा है कि आएगा तो मोदी ही। अब कुछ फैक्ट की बात करते हैं। देश में कुछ दिन पहले कोरोना आया था, पूरा देश कोरोना से तबाह हो चुका था। रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, सारे देश संकट से गुजर रहे हैं। यहाँ तक कि अमेरिका, जापान जैसे देशों की स्थिति काफी खराब हो चुकी है इस समय, लेकिन फिर भी हमारा भारत देश इस समय डटा हुआ है। उसके साथ साथ हमारे देश का इन्फ्लेशन रेट डबल डिजिट तक पार नहीं किया था। वही यूपीए की सरकार में डबल डिजिट भी पार कर गया था इन्फ्लेशन रेट, लेकिन मोदी जी ने डबल डिजिट भी पार नहीं करने दिया महंगाई दर को। उसके साथ साथ 80 करोड़ लोगों को 3 साल से फ्री में राशन दे रहे हैं। क्या ये सब लोग भूल जाएंगे? जनता कोई बेवकूफ नहीं है, जनता को सब दिखाई देता है। भले ही आप मोदी के विरोध में अंधे हो गए हो, लेकिन जनता अंधी नहीं है। आप जमीनी स्तर की बात करें ना तो इस समय सबसे ज्यादा वोटिंग कोई कर रहा है ना तो वो महिला है। पुरुष से ज्यादा वोट महिला कर रही हैं। कि महिलाएं नहीं भूल सकती हैं कि उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है, क्योंकि महिलाएं नहीं भूल सकती हैं कि उनको गैस सिलेंडर का लाभ मिला है, क्योंकि महिलाएं नहीं भूल सकती हैं कि उनको शौचालय का लाभ मिला है। अगर हमारा एनालिसिस आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री राम।